हॉलीवुड स्टोरी टेलर की आज की कहानी है लेट नाइट विद द डेविल। ये एक अनोखी फिल्म है जिसमें एक लाइव टीवी शो में शैतान के साथ इंटरव्यू होता है। इस फिल्म की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री की तरह होती है जिसमें 1970s के यूएस की कुछ रियल टीवी फुटेज दिखाई जाती है। लोग माइंडलेस वायलेंस और एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। सीरियल किलिंग्स और नए नए सैटनिक कल्स की खबरें दिखाई जाती हैं। सो ओवरऑल 1970s अमेरिका में एक अशांति और अविश्वास का दौर होता है। टीवी के ज़रिए ये सारी नेगेटिविटी लोगों के लिविंग रूम तक आ जाती है। पर इसी बीच अमेरिकन टीवी पर 4 अप्रैल 1971 को यूबीसी का शो नाइट आउल पहली बार आता है और नाइट आउल का होस्ट होता है जैक डेलरॉय, जो कि इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। नाइट आउल का पहला एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें जैक जॉनी कार्सन की चर्चा करता है, जिनका टुनाइट शो भी ठीक उसी वक्त एनबीसी पे आता था। आपको बता दूं कि द टुनाइट शो एक रियल अमेरिकन टीवी शो है जो 1954 से लेकर के आज तक एनबीसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये शो बहुत पॉपुलर है और 1962 से 1992 के बीच इस शो को जॉनी कार्सन ने होस्ट किया था। जॉनी कार्सन अमेरिका के एक कल्चरल आइकन है। जैक डेलरॉय का कैरेक्टर भी उनकी तरह ही रेडियो से टीवी पर मूव करता है। इस मूवी में जैक डेलरॉय जॉनी कार्सन का राइवल है। इन दोनों के लेट नाइट शो का फॉर्मेट सेम है और व्यूअर शेयर में जॉनी कार्सन इनसे बहुत आगे हैं। नाइट आउल हफ्ते में 5 दिन एयर होता है। इसमें फ़नी गैग्स होते हैं और रोज़ नए गेस्ट्स के साथ इंटरव्यू होते हैं। ये शो हिट हो जाता है और नवंबर 1972 में जैक डेलरॉय यूबीसी के साथ 5 इयर्स की डील साइन करता है। शो का ऑडियंस शेयर ग्रो होता है और जैक को एमी अवार्ड्स का नॉमिनेशन भी मिलता है। पर जैक जॉनी कार्सन को पीछे छोड़कर नंबर 1 बनना चाहता था। जैक की वाइफ मैडलिन पाइपर एक स्टेज एक्ट्रेस थी और जैक डेलरॉय की म्यूज़ और बहुत बड़ी सपोर्ट थी। पर मैडलिन के अलावा उसे सपोर्ट करने वाला कोई और भी था। जैक एक अमीरों के क्लब द ग्रूव से जुड़ा हुआ था। ये क्लब कैलिफोर्निया के रेडवुड्स में है। जैक अपने रेडियो पे काम करने वाले दिनों से ही इस क्लब से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि इस क्लब में अत्यंत प्राचीन शैतानी अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें किसी के भी करियर को बनाने या बिगाड़ने की शक्ति होती है। हालांकि इस क्लब के लोग इसे एक हार्मलेस समर कैंप बुलाते हैं। जैक को नाइट आउल शो करते हुए 4 साल हो जाते हैं। उसे हर बार एमी का नॉमिनेशन तो मिलता है पर ट्रॉफी कभी नहीं, और वो अभी भी जॉनी कार्सन के टुनाइट शो से काफ़ी पीछे थे। भी अचानक से जैक के साथ एक दुखद घटना हो जाती है। सितंबर 1976 में उसकी वाइफ मैडलिन, जो कि एक नॉन स्मोकर थी, को लंग कैंसर डायग्नोस होता है और अक्टूबर में बीमार मैडलिन जैक के शो पर आती है। उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है और वो बहुत बीमार लगती है। उसका वो एपिसोड जैक के करियर का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बनता है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप जॉनी कार्सन से फिर भी 1 पॉइंट कम ही होती है। अब इस एपिसोड के ठीक 2 हफ्ते बाद उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। इस घटना से आहत होकर जैक न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। पर इसके 1 महीने बाद फिर यूबीसी जैक का रिटर्न अनाउंस करती है और वो वापस अपना शो होस्ट करने लगता है। जैक और जॉनी कार्सन के शो की रेटिंग का गैप बढ़ता जाता है। नाइट आउल का ऑडियंस शेयर दिन ब दिन गिर रहा था। जैक और उसका प्रोड्यूसर लियो शो पे जानबूझकर कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं, फिर भी रेटिंग्स गिरती जाती है और अब तो जैक का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला होता है। फिर एक रात 1977 के हैलोवीन पर एक बेहद अजीबोगरीब, दिल को दहला देने वाली घटना होती है। इस फिल्म में अब तक की कहानी एक नैरेटर सुना रहा होता है जो कि अब कहता है कि हम उस हैलोवीन की रात के शो की मास्टर टेप बैक स्टेज की फुटेज के साथ देखने वाले हैं। बैक स्टेज की फुटेज को ब्लैक एंड वाइट में दिखाया जाता है। अब ये फिल्म हमें उस लाइव शो का सेट दिखाती है। ऑडियंस में सभी लोग हैलोवीन कॉस्ट्यूम में होते हैं। जैक डेलरॉय शो में अपने को होस्ट गस को डराते हुए एक फ़नी एंट्री लेता है। फिर गस एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है जिसे थेरेमिन कहते हैं। थेरेमिन एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के बजाया जाता है। जैक ऑडियंस को कहता है कि आज से स्वीप वीक स्टार्ट हो रही है। इस वीक की व्यूअरशिप शो की रेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब आज का शो जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैक अपने पहले गेस्ट क्रिस्टू को बुलाता है, जो कि आत्माओं से बात करने का एक मीडियम है। क्रिस्टू बोलता है कि हैलोवीन की रात को रिसेंटली मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने अधूरे काम करने का मौका मिलता है। फिर वो कहता है कि इस सेट पर उसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है और वो सुनने की कोशिश करने लगता है। वो एक नाम लेता है, पीटरसन। ऑडियंस से पूछा जाता है कि उनमें से कौन इस आत्मा को जानता है। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि उसकी वाइफ का मेडन नेम पीटरमैन है और वो 5 साल पहले पड़ोसी के साथ भाग गई थी। सब लोग हंसने लगते हैं। फिर क्रिस्टू एक और नाम लेता है, एलिजाबेथ। वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ का नाम तो हेलन था।
क्रिस्टू कुछ शर्मिंदा होता है और कहता है कि स्टूडियो राइट्स की वजह से आत्माओं से उसका कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। क्रिस्टू वहाँ बैठी 2 लेडीज़ के पास जाता है और एक और नाम लेता है, एडवर्ड। उनमें से एक लेडी कहती है कि एडमंड उसका भाई था, दूसरी लेडी उसकी माँ होती है। क्रिस्टू बता देता है कि एडमंड ने आत्महत्या की है और उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा था। वो एडमंड से जुड़ी और भी कुछ बातें उनसे करता है जो कि सच निकलती हैं, और वो दोनों लेडीज़ बहुत भावुक हो जाती हैं और क्रिस्टू का धन्यवाद करती हैं। इससे ऑडियंस को क्रिस्टू की सच्चाई पे यकीन हो जाता है और सब तालियां बजाते हैं। और फिर जैक एक कमर्शियल ब्रेक अनाउंस करता है। तभी अचानक से क्रिस्टू के सर में तेज़ दर्द होता है। उससे कोई मिनी नाम की आत्मा संपर्क कर रही थी। क्रिस्टू कहता है कि एक अनमैरिड आदमी के हाथ में एक वेडिंग रिंग है। आत्मा उससे बात करना चाहती है। तभी कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों में खलबली मचने ही वाली होती है कि लाइट वापस आ जाती है। क्रिस्टू बताता है कि वो आत्मा चली गई और वो लोग फाइनली ब्रेक लेते हैं। बैक स्टेज में क्रिस्टू की तबीयत खराब होने लगती है। गस जैक को बोलता है कि ऑडियंस और क्रू सब लोग ही डर गए थे, ऐसा लगा जैसे सच में भूत आ गया हो। जैक के शो का प्रोड्यूसर लियो बोलता है कि उनके स्पॉन्सर कैवेंडिश के मार्केटिंग हेड भी ऑडियंस में बैठे हैं और जैक को उनसे मिलना चाहिए, पर जैक को स्पॉन्सरशिप के लिए लोगों को बटर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इग्नोर कर देता है। ब्रेक के बाद जैक एक नए गेस्ट को बुलाता है। वो है कार्माइकल हेग। पहले वो एक जादूगर हुआ करता था और आज एक स्केप्टिक है। वो भूत पिशाच जैसी चीज़ों को पूरी तरह से नकारता है और इन सब से पर्दाफाश करना चाहता है। क्रिस्टू को कार्माइकल और जैक की बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं। कार्माइकल कहता है कि सारे मीडियम्स फ्रॉड होते हैं, लोगों के पैसे लूटते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। कार्माइकल अपनी जेब में $1 लाख का चेक लेकर घूमता है और अगर कोई भी भूतों के एग्जिस्टेंस को साबित कर दे तो वो ये चेक साइन करके उस आदमी को दे देगा, पर आज तक उसे एक भी चेक साइन करने का मौका नहीं मिला था। क्रिस्टू खांसता हुआ पानी पीता है पर उसे कार्माइकल पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ऊपर से कार्माइकल क्रिस्टू को स्पीडरमैन वाली बात पे मजाक उड़ाता है जिस पे जैक एडमंड की बात करता है। कार्माइकल को का तर्क होता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता ही देती है। वो क्रिस्टू को खुले आम एक चीट कहता है और क्रिस्टू अब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उठ जाता है और कार्माइकल के मुंह पर पानी फेंककर वहाँ से जाने लगता है। तभी जैक खड़ा होकर कहता है कि क्रिस्टू की आखिरी रीडिंग जैक के लिए थी। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जैक बताता है कि मिनी मैडलिन का ही प्राइवेट निकनेम है और वो लोगों को अपना हाथ दिखाता है जिसमें उसके रिंग फिंगर में उसने वेडिंग रिंग पहनी होती है, एक अनमैरिड आदमी की उंगली में वेडिंग रिंग, जैसा कि क्रिस्टू ने कहा था। पर अभी भी कार्माइकल इन सब को रबिश करता है। मैडलिन की मौत के बारे में सब जानते थे और हर आदमी रिंग पहनता है। फिर कार्माइकल एक चेक निकालकर उसमें $5 लाख का अमाउंट लिख देता है और क्रिस्टू को चैलेंज करता है कि अगर वो मैडलिन की आत्मा के अस्तित्व को साबित कर देगा तो वो उसे ये $5 लाख दे देगा। अचानक क्रिस्टू की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और अपने मुंह से काले रंग का फ्लूइड प्रोजेक्टाइल वॉमिट करता है जिससे कार्माइकल के कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्रिस्टू उल्टी करता रहता है। तब तक बैकग्राउंड में जैक कमर्शियल ब्रेक अनाउंस कर देता है। क्रिस्टू को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कार्माइकल को सब कुछ ड्रामा लग रहा होता है। उसे शक होता है कि जैक और क्रिस्टू मिलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पर वो कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि इससे उनकी रेटिंग बढ़ेगी। फिर कार्माइकल जैक को कहता है कि उसे भी द ग्रूव में इनवाइट करे, वो उन लोगों में बिल्कुल फिट बैठेगा। उसने पहले ये भी कहा होता है कि वो लोग चाहें तो जैक की रेटिंग बढ़ा सकते हैं। जैक बोलता है कि वो उन्हें ओवर एस्टिमेट कर रहा है और उसको इग्नोर करके चला जाता है। शो का प्रोड्यूसर लियो फिर से एक बार जैक को स्पॉन्सर से बात करने के लिए बोलता है और जैक उसे टाल देता है। अब वो ऑन कैमरा आ जाते हैं। जैक अपनी नेक्स्ट गेस्ट को अनाउंस करता है जो एक ऑथर हैं जिसकी बुक का मैन्यूस्क्रिप्ट जैक ने पढ़ा होता है। वो हैं डॉक्टर जून रॉस मिचेल और उनकी किताब है कॉन्वर्सेशंस विद द डेविल। वो इस हफ्ते लॉन्च होने वाली है और वो अपनी उसी किताब की सब्जेक्ट लिली के साथ यहाँ आने वाली होती हैं। उन दोनों के स्टेज पे आने के पहले जून की साई रिसर्च सेंटर की एक रिकॉर्डेड क्लिप दिखाई जाती है जिसे जून खुद नैरेट करती है। उस वीडियो क्लिप में एक घर दिखाया जाता है जो फर्स्ट चर्च ऑफ एब्रेक्सस का हेडक्वार्टर्स है। एब्रेक्सस एक पावरफुल डीमन है। वहाँ की एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी की फुटेज दिखाई जाती है जिसमें एक डबल एज डैगर दिखाया जाता है जो उन रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता था। इन लोगों का लीडर होता है सैंडर डियाबो। इस क्लिप में डियाबो प्रोक्लेम करता है कि कोई पुण्य पाप या प्रायश्चित नहीं होता। जीवन में बस यही मायने रखता है कि आप क्या चाहते हो और उसको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। और एब्रेक्सस को सैक्रिफाइस चाहिए। जो भी उनके अनुष्ठानों में एक बार सम्मिलित हो जाता है उसको डीमन एब्रेक्सस का कर्स लग जाता है और वो जीवन भर उस डीमन के लिए काम करता है। FBI को उन पे शक हुआ क्योंकि वो किडनैपिंग्स करते थे, वो अपने अनुष्ठानों में छोटे बच्चों की बलि दिया करते थे
और तो और वो बच्चों को ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के लिए ब्रीड भी किया करते थे। फाइनली अगस्त 1974 में फेडरल एजेंसी ने डियाबो के चर्च पे छापा मारा। 3 दिनों तक एब्रैक्सस के फॉलोअर्स और एफबीआई के बीच स्टैंड ऑफ चला। फिर डियाबो और उसके लोग खुद को और उस प्रमाइसिस के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेते हैं। वहाँ सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, पर जलते हुए डिब्रीज के बीच एक डरी सहमी सी 10 साल की बच्ची मिलती है जो अपना नाम लिली बताती है। डॉक्टर जून बोलती हैं कि एफबीआई लिली के स्ट्रेंज बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उनके साइड रिसर्च सेंटर को कांटेक्ट करती है। वो और लिली पहली मुलाकात में ही एक कनेक्शन बना लेते हैं। फिर उसी क्लिप में वो लिली के अंदर के डेविल के साथ अपने पहले कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाती हैं जो जुलाई 1976 में होती है। उसमें डीमन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर लिली हेल्प के लिए चिल्लाती है और ये वीडियो क्लिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब डॉक्टर जून और लिली स्टेज पे आते हैं। लिली का कैरेक्टर बहुत क्रीपी टाइप का होता है। वो एक एबनॉर्मल बच्ची है, दिखने में तो प्यारी है 13 साल की, पर उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है। ऑडियंस और कैमरे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो एकटक कैमरे को देखती हुई बात करती है। जैक के कहने पर वो कैमरे से नज़रें हटाकर एकटक जैक को देखने लगती है। वो जैक को कहती है कि डॉक्टर जून को वो बहुत हैंडसम लगता है। फिर कहती है कि उसे दुख है कि उसकी वाइफ कैंसर से मर गई। डॉक्टर जून उसकी इनसेंसिटिव बातों से एम्बैरस होकर उसे रोकती हैं, पर लिली जैक को कंसोल करती हुई कहती है कि उसका शो बहुत फेमस होने वाला है। डॉक्टर जून बताती हैं कि 13 साल की उम्र में ही लिली ने बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। जैक दूसरा ब्रेक अनाउंस करता है। लिली पूछती है कि अब किस कैमरे को देखना है, तो जैक बताता है कि 10 मिनट तक कुछ नहीं देखना क्योंकि अभी कैमरा बंद है और इस बीच हम लोग खुद को मेकअप से थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। तभी लिली मैडलिन की आवाज़ में कहती है कि क्या मैं पहले से सुंदर नहीं हूँ जैक? और अगले ही झटके में वो लिली की आवाज़ में दूसरों से बात करने लगती है। जैक कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर जैक और जून आपस में बात करते हैं जिसमें जून उसे बताती है कि एक दिन पहले जब लिली का डीमन उसके अंदर हावी हुआ था तो वो बार बार जैक का नाम ले रहा था, और यहाँ आकर भी वो जैक से ऐसे बात कर रही है जैसे पहले से जानती हो। जून को कुछ गड़बड़ लगती है और वो शो को यहीं ख़त्म कर वापस जाने की बात करती है, पर जैक जून को मना कर देता है। फिर लियो जैक को बताता है कि क्रिस्टू की डेथ हो चुकी है। जैक कहता है कि ये किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए वरना दहशत का माहौल बन जाएगा। और ब्रेक के बाद फिर जून, लिली और कार्माइकल जैक के साथ स्टेज पे बैठे होते हैं। जैक बताता है कि जून एक पैरासाइकोलॉजिस्ट है, जिस पे फिर कार्माइकल मजाक उड़ाता है। जून चिढ़ जाती है, बट फिर जैक और वो लिली के अंदर के डीमन के बारे में बात करते हैं। वो एब्रैक्सिस को सर्व करने वाला कोई माइनर डेटी है। डॉक्टर जून स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पैरासाइकोलॉजी में पीएचडी है और इसलिए इन सब को साइंस से जोड़कर बात करती है। फिर वो चर्च ऑफ एब्रैक्सिस के मलबे से मिले कुछ आर्टिफैक्ट्स दिखाती है जिसमें उनका वो सेरेमोनियल डैगर भी होता है जो वीडियो के क्लिप में दिखाया गया था। कार्माइकल उस डैगर से खुद को मारने का नाटक करता हुआ फिर से मजाक बनाता है। वो बताता है कि स्पिरिचुअलिटी को समझने वाला हर बुद्धिजीवी जानता है कि एब्रैक्सिस एक शोमैन है। उसका नाम हर मैजिशियन का फेवरेट मंत्र है, जिस पर लिली कैमरे को देखकर बोलती है एब्राकैडेब्रा। फिर जैक लिली से उसके डीमन का नाम पूछता है तो वो बताती है कि वो उसे मिस्टर विगल्स कहती है, और वो कहती है कि हम सब के अंदर एक डीमन होता है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तभी अचानक से थेरेमिन का म्यूज़िक बहुत ज़ोर से बजने लगता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, टेबल पे रखे ग्लासेस टूटकर बिखर जाते हैं। कार्माइकल जाकर माइक का केबल खींच देता है और आवाज़ बंद हो जाती है। कार्माइकल कहता है कि ये सब उनके पब्लिक एड्रेसल सिस्टम की गलती से हुआ, बट लिली बोलती है कि ये मिस्टर विगल्स ने किया है। इस पर जैक को आइडिया आता है कि क्यों ना मिस्टर विगल्स को स्टूडियो में बुलाया जाए। लिली भी जून को इंसिस्ट करती है कि वो ऑडियंस को उसके डीमन को दिखाए। लिली लाइमलाइट एंजॉय करना चाहती है। जून कहती है कि स्टूडियो का माहौल कॉन्ज्यूरिंग के लिए ठीक नहीं है, पर लिली, जैक और यहाँ तक कि ऑडियंस भी मिलकर उसे इंसिस्ट करती है, और फाइनली जून डीमन को कॉन्ज्योर करने के लिए मान जाती है। फिर वो एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। बैक स्टेज जून बहुत गुस्से में होती है कि सबके सामने उस पर प्रेशर डाला गया, बट जैक नहीं मानता। गस भी उसे आकर ये सब करने से मना करता है। उसे क्रिस्टू की मौत का पता चल चुका होता है और उसे लगता है कि ये सब मिस्टर विगल्स का किया जा रहा है, पर जैक उसे डांट देता है। उसे किसी भी हाल में शो की रेटिंग्स बढ़ानी है। ब्रेक के बाद लिली को एक चेयर से बांध दिया जाता है, लाइट्स डिम कर दी जाती है। कॉन्जरिंग स्टार्ट करने के पहले जून कहती है कि सब लोग शांत रहें, चाहे उन्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई दे। लिली का फोकस जून से हटना नहीं चाहिए। फिर जून लिली को आंखें बंद करने के लिए बोलती है और उसे सुला देती है। फिर सोती हुई लिली से वो पूछती है कि क्या उसकी बात मिस्टर विगल्स से हो सकती है, और तभी लिली चेयर हिलाने लगती है। लिली के अंदर मिस्टर विगल्स आ जाता है। लिली के स्किन पे बहुत सारे कट्स और स्कार्स अपीयर हो जाते हैं और वो एक डरावनी सी आवाज़ में बात करने लगती है।
लिली के अंदर जो मिस्टर विगल्स है वो जून से फोकस हटाकर जैक से बात करने लगता है। वो कहता है कि उसका और जैक का तो पुराना रिश्ता है, जी पेड़ों के बीच वो मिल चुके हैं। जून उसे बोलती है कि वो उसकी तरफ देखकर उससे बात करे, तो मिस्टर विगल्स कहता है कि जून को जैक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैक की वाइफ कैंसर से गंदी मौत मरी है और वो जैक से कहता है कि उसने जून जैसी दूसरी औरतों के लिए अपनी वाइफ को रास्ते से हटा दिया है। जून उसका फोकस फिर अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, पर मिस्टर विगल्स बड़ी अभद्र भाषा में जैक और जून के संबंधों के बारे में बोलने लगता है और गुस्से में जून उसे एक ज़ोरदार तमाचा जड़ देती है, जिस पे मिस्टर विगल्स लिली की आवाज़ में रोने लगता है और जून को लगता है कि लिली वापस आ गई और वो उसके पास जाती है। तभी मिस्टर विगल्स झटके से अपना सर ऊपर कर सबको डरा देता है। ऑडियंस चीखने लगती है। जून एक पेंडेंट मिस्टर विगल को दिखाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिस पर मिस्टर विगल्स हंसता रहता है और अचानक से मिस्टर विगल्स शांत हो जाता है। लिली के नाक से खून बहता है और वो जैक की तरफ देखकर मैडलिन की आवाज़ में बोलती है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया जैक, कैसे होने दिया? फिर उसकी कुर्सी ज़मीन से ऊपर उठकर कुछ देर हवा में तैरकर नीचे आ जाती है। लिली इन सब से डरकर रोती हुई जून से माफ़ी मांगती है। जून कहती है कि उसे कभी लिली को ऐसे सिचुएशन में डालना ही नहीं चाहिए था। जैक पूरी तरह से शॉक्ड रहता है। कार्माइकल अब भी नहीं मानता और वो उन्हें एक्सपोज करने का दावा करता है, पर जैक एक ब्रेक अनाउंस कर देता है। जैक लिली और जून को कंफर्ट करता है और जून से कहता है कि ये सब अमेजिंग था, हम रोज़ शो पे ऐसा कर सकते हैं। बट जून उसे गुस्से से पूछती है कि ऊंचे पेड़ों के नीचे वो डेविल के साथ क्या कर रहा था। इधर गस लियो को कहता है कि अब ये रेटिंग्स के बारे में नहीं रहा, यहाँ जादू टोना शुरू हो गया है, ये सब बंद होना चाहिए। पर लियो उसकी एक नहीं सुनता। जैक और लियो को शो की बढ़ती रेटिंग्स के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। कार्माइकल गस को कहता है कि ये सब नौटंकी थी, जिस पे गस उसको बताता है कि क्रिस्टू सच में मर चुका है। लियो जैक को आकर बताता है कि 3 क्रू मेंबर्स शो छोड़कर भाग चुके हैं, पर वो ये भी बताता है कि कम्युनिकेशन कमीशन ने सुबह 7 बजे इमरजेंसी मीटिंग रखी है। मून लैंडिंग के बाद ये सबसे बड़ा टीवी इवेंट है। जैक की खुशी का ठिकाना नहीं था। लियो कहता है कि अब फॉर्चून 500 की सारी कंपनीज खुद उनको स्पॉन्सर करने आएंगी। फिर जैक लियो को बताता है कि लिली ने मिनी की आवाज़ में उससे बात की थी, जिससे वो थोड़ा परेशान है, बट लियो उसको इग्नोर करने की सलाह देता है। ब्रेक के बाद फिर स्टेज पे जैक एक तरफ गस और कार्माइकल और दूसरी तरफ लिली और जून बैठे होते हैं। लिली और जैक के बीच के टेबल पर वो सेरेमोनियल डैगर रखा होता है। कार्माइकल जून को अक्यूज़ करता है कि वो लिली को हिप्नोटाइज करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जिस पे जून कहती है कि वो और लिली एक फैमिली है। फिर जैक कहता है कि लिली की स्किन, वॉइस, सब कुछ अपने आप चेंज हो गई थी। जून बोलती है कि वो हवा में उड़ रही थी, ये सब करना कैसे पॉसिबल है? फिर भी कार्माइकल नहीं मानता। जैक कहता है कि कार्माइकल जिद पे अड़ा है ताकि उसे अपने $5 लाख ना देने पड़े। अपनी बात को साबित करने के लिए कार्माइकल एक वॉलंटियर चाहता है और वो गस को बुलाता है। वो दोनों आमने सामने कुर्सी पे बैठ जाते हैं और लाइट्स को डिम कर दिया जाता है। कार्माइकल गस और ऑडियंस को अपने पॉकेट वॉच पे स्टेयर करने को बोलता है। सारे स्टूडियो मॉनिटर्स पे उस वॉच का क्लोजअप दिखाया जाता है। गस उसे ध्यान से देखता रहता है, तभी कार्माइकल वॉच को हटा देता है। कार्माइकल गस से वर्म्स के प्रति उसके डर के बारे में बात करता है। फिर कार्माइकल कहता है कि गस एक बहुत गहरे ट्रांस में है और उसकी चुटकी बजाते ही वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होगा। गस को लगता है कि ये सब मजाक चल रहा है। फिर कार्माइकल सच में चुटकी बजा देता है और गस थोड़ा कंफ्यूज सा दिखता है। कुछ डरावनी सी आवाज़ आती है। गस को गर्मी लगने लगती है और उसके स्किन पे खुजली होने लगती है और अचानक से उसकी गर्दन से रेंगने वाले कीड़े निकलने लगते हैं। गस बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो अपने दोनों हाथों से अपना पेट चीर देता है, जिसके अंदर से बहुत सारे वर्म्स निकलते हैं। कार्माइकल चुटकी बजाता है बट वो काम नहीं करता। गस हेल्प मांगता है, सब लोग चीखने लगते हैं, पर इन सब के बीच लिली हंस रही होती है। फिर गस की बाईं आंख से एक बड़ा सा वर्म निकलता है। तभी कार्माइकल कहता है, ड्रीमर हियर अवेक। वो गस को सपने से जागने के लिए कहता है और सारे वर्म्स गायब हो जाते हैं। गस की बॉडी बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं होता। सब लोग शॉक्ड रहते हैं। जैक कार्माइकल से पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया। वो कहता है कि उसने वही किया जो जून ने किया था, बस उसने कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन दिखाई। वो एक्सप्लेन करता है कि वास्तव में गस की बॉडी में कोई वर्म्स थे ही नहीं, पर वो सबको दिखे क्योंकि सभी हिप्नोटाइज्ड थे। विश्वास दिलाने के लिए वो कहता है कि शो की टेप को वापस दिखाया जाए, और वाकई में इस वीडियो में गस की बॉडी से कोई वर्म्स नहीं निकलते हैं। वो बस सभी लोगों के मन का वहम होता है। सब हैरान हो जाते हैं। जून अपनी सफाई देती है कि उसने किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया था। लिली बोलती है कि उनका वीडियो टेप भी प्ले करके चेक कर लेना चाहिए।
जैक मान जाता है। नेक्स्ट गेस्ट क्लियो का स्क्रीन टाइम कैंसिल करके वो उस वीडियो को रिप्ले कर पाता है, पर उस वीडियो में सब कुछ हूबहू वैसे ही दिखता है जैसा हुआ था। कार्माइकल कहता है कि इस वीडियो टेप को फोरेंसिक्स के लिए भेजना चाहिए। तभी जैक को वीडियो के बीच अपनी कुर्सी के पीछे मिनी की आत्मा खड़ी दिखाई देती है। मिनी की आत्मा को वीडियो पे देखकर लिली भी रोने लगती है और जैक बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। बट कार्माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है कि सब लोग मिलकर उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। लाइट चली जाती है और फिर लिली वहाँ की सभी बिजली उपकरणों की बिजली अपने दोनों हाथों से कंडक्ट करने लगती है। वो चीख रही होती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और उसका चेहरा 2 टुकड़ों में बट जाता है और चेहरे के बीच में से लावा जैसा निकलता है। ये देख के पूरे स्टूडियो में भगदड़ मच जाती है। लिली सबसे पहले गस का सर मोड़कर उसे मार देती है और जब जून पेंडेंट दिखाकर उस डेविल को भगाने की कोशिश करती है तो पजेस्ड लिली जून को उसी पेंडेंट वाले चेन से हवा में लटकाकर उसका गला काट देती है। कार्माइकल बुरी तरह से बौखला जाता है। पहले तो वो शैतान को अपना सोल ऑफर करता है, फिर वो चेक निकाल कर लिली को दिखाने लगता है कि वो पैसे ले ले और उसे जाने दे, पर लिली एब्राकैडाब्रा बोलकर बिजली से जलाकर कार्माइकल को ख़त्म कर देती है। जैक लिली को देखता हुआ दरवाजे पे खड़ा होता है। लियो उसे बैक स्टेज खींच लेता है और अचानक से जैक हेल्यूसिनेट करने लगता है, जैसे कि वो टाइम ट्रैवल कर रहा हो। वो अपने पुराने शोज़ में पहुंच जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज सा बिहेव करता है। एक समय से दूसरे समय में होते हुए वो उस इंटरव्यू में भी जाता है जहां मिनी बीमार थी, पर यहाँ मिनी उसे गुस्से से देखती है। अपने इस टाइम ट्रैवल नाइटमेयर के बीच जैक व्यूअर्स से कहता है कि वो अपना टीवी स्विच ऑफ कर लें, वो ये सब ना देखें। फिर वो कैलिफोर्निया के रेडवुड्स में डियाबो और दूसरे रिच एंड पावरफुल कल्ट मेंबर्स के बीच आ जाता है। डियाबो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि आज उसके चैनल का व्यूअर शेयर 40 to 50% हो गया है। फिर उसे एक प्याले में कुछ पिलाया जाता है। ऐसा लगता है कि उसने मिनी का खून पीकर एब्रैक्सिस को अपनी वाइफ की कुर्बानी दे दी। इस रेडवुड्स वाले सीन के बाद अचानक वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है और जैक अपने घर के बेडरूम में पहुँच जाता है जहाँ पे मिनी बीमार पड़ी हुई होती है। वो बेहद दर्द में थी। वो जैक को कहती है कि उसने यही डील की थी ना, उसकी मौत के बदले ये सक्सेस जो आज उसे मिल रही है। जैक सामने देखता है तो उसकी आज की शो की सेम ऑडियंस सामने बैठकर उसे और मिनी को देख रहे होते हैं। जैक कहता है कि वो मिनी से बहुत प्यार करता है, तो वो जैक को कहती है कि उसे इस दर्द से आज़ाद कर दे। उसके बेड के पास वही सेम टेबल होता है जो स्टेज पे था, जिस पे वो सेरेमोनियल डैगर रखा था। जैक रोता हुआ उस डैगर से मैडलिन को मार देता है और ठीक उसी वक्त जैक वर्तमान समय में आ जाता है। उसके हाथ में जो डैगर होता है वो लिली के बॉडी में होता है, मतलब कि जैक ने लिली को मार दिया होता है। उसे लगता है कि ये सब हिप्नोसिस है। जैक बार बार बोलता है, ड्रीमर हियर अवेक। यही सेंटेंस बोलकर पहले कार्माइकल ने सबको हिप्नोटिज्म से बाहर निकाला था, पर जैक के बार बार बोलने पर भी कुछ नहीं बदलता। तो अभी स्टोरी में पूरी क्लैरिटी आ गई है। जैक ने डेविल के साथ अपने शो की हाईएस्ट रेटिंग के बदले में अपनी वाइफ की आत्मा का सौदा किया होता है। आज उसे हाईएस्ट रेटिंग तो मिल गई, पर इससे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। उसने लाइव टीवी पे लिली की हत्या कर दी थी और पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज़ आ रही थी। मतलब कि अब जैक का करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और इस तरह से ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 26 अप्रैल 2024 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.0। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।